नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और आज 7वें चरण के लिए मतदान हुआ, जिसमें लोगों ने जोर शोर से वोटिंग में हिस्सा लिया और इसका क्या कुछ नतीजा होगा आने वाली 2 मई को, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बंगाल की जनता ने जोर शोर से भाग लिया है वोटिंग के अंदर, उसका क्या कुछ नतीजा होगा आगे? देखिए, कोरोना तो बहुत ही भीषण रूप ले चुका है। अब बंगाल के अंदर माने हर 2 आदमी में 1 आदमी जो है वो पॉजिटिव निकल रहा है, जिनका टेस्ट हो रहा है जी। और ऐसे में आपने जो सवाल किया है भाई, इसका क्या नतीजा, क्या इम्पैक्ट है। 2 लोगों ने आज बयान दिए। एक ने कहा कि भाई कोरोना का पालन करना उतना ज़रूरी नहीं, वोट देना। दूसरे ने कहा कि कोरोना वोरोना मत करना, जाके सीधे वोट देना। मतलब जिसने ये कहा कि भाई आराम से वोट देना, कोई ज़रूरी नहीं है, जान बचाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोरोना गाइडलाइन जो है उसको फॉलो करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो लीडर वो बाकायदा सेटिस्फाइड है। अब तक वो लग रहा है कि वो जीत रहा है, तभी तो ऐसा बात कहेगा। और जो कह रहा है कि भाई मर जाओ, कोरोना पकड़ लो, लेकिन फिर भी वोट देने जरूर आना, कोरोना का चिंता मत करना, तो ये क्या है? ये डेस्परेशन है जी। और डॉक्टर साहब, जो लीडर सेटिस्फाइड नहीं है उनका तो पता नहीं, लेकिन जो सेटिस्फाइड है वो ममता बनर्जी तो हो नहीं सकती। तो यही है कि जिसने कहा कि ममता बनर्जी ने आज अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई कोरोना से डरना मत, वोट देने आओ। इतनी डेस्परेट है, और डेस्परेशन क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं, वैसे तो वो हर बार कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देने के लिए आए हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन आज उन्होंने क्या अपील कर दी? उन्होंने अपील कर दी कि भाई कोरोना का पालन कीजिए और अपना सेहत को जो है वो पहले उस पर ध्यान दीजिए। तो ये दोनों बयान अपने आप बताता है कि बंगाल के चुनाव में क्या होने वाला है। आज 34 सीटों पे वोटिंग थी। 34 सीट इतने इम्पॉर्टेंट हैं जिसके बारे में मैं बार बार लगातार, जब से ये शो हम लोगों ने शुरू किया है बैटल ऑफ बंगाल, वो क्रूशियल जंक्चर ममता बनर्जी के लिए, वो जो छटपटा रही हैं कि कोरोना मत देखना, वोट देने आओ, वो इसलिए है क्योंकि ये वही जगह है। अगला फेज भी इसी इलाके में होने वाला है। मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, मालदा और बर्दवान और कलकत्ता की 4 सीटें। अब 34 सीटों में अगर आप देखें कि पिछले चुनाव में किसके पास कितना था, तो पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी 0 बटा सन्नाटा, कुछ था ही नहीं, एक भी सीट नहीं मिली थी 34 सीटों में। टीएमसी के पास कितना था? टीएमसी के पास इन 34 सीटों में मात्र 14 सीटें थी। बाकी की सीटें किसके पास थी? लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के पास। मैं बार बार कह रहा था कि ये इलाका वही है जहां कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट मुस्लिम वोटों के जरिए अपनी पहचान, अपनी साख बनाए हुए और बचाए हुए है जी। और इसलिए पहले बीजेपी पर, लेकिन इन चुनावों से पहले जो है कांग्रेस वालों पर भी हमले हो रहे थे। इसलिए वहां पे झगड़ा किसका चल रहा था? कांग्रेस और। लेकिन इसमें एक क्लू है जिसे समझना जरूरी है। वो ये है कि अगर ट्रायंगुलर फाइट होगा, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ओवरऑल 40% के आसपास है, लेकिन कई सारे ऐसे कंस्टिट्यूंसियां हैं जिसमें 50 से ज़्यादा 70% के आसपास भी वोटर्स हैं एक एक असेंबली माने कंस्टिट्यूंसी में। तो अगर हम इसको एक और आंकड़ा देख लें, समझ लें कि 2016 में तो बीजेपी के पास कुछ नहीं था, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें टीएमसी और बीजेपी लगभग बराबरी पे थी। मतलब 38% के आसपास वोट टीएमसी ने पाए थे और 36% के आसपास वोट बीजेपी ने पाए थे लोकसभा चुनाव में। लेकिन लोकसभा, बहुत सारे एनालिस्ट इसको जोड़ करके बता रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, लोकसभा में वोटिंग का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है और विधानसभा में वोटिंग का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। तो व्हाट आई कैन सी कि इस इलाके में
बाकायदा ट्रायंगुलर फाइट नजर आ रहा है। वर्धमान बीजेपी मजबूत है, बाकी इलाकों में बीजेपी कमजोर है, मालदा, लेकिन जो ट्रायंगुलर फाइट की वजह से बीजेपी को एज मिल जा रहा है। पहले जो हमने पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज में हमने देखा कि वहां पे डायरेक्ट फाइट किसके किसके बीच है, टीएमसी और बीजेपी के बीच, तो वहां पे आपको वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लोग भी चाहिए। लेकिन अगर ट्रायंगुलर फाइट हो जाता है तब आपके पास कम वोटर भी हैं, फिर भी आपके चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि वोट सब तरफ बट रहा है। तो वोट कौन सा बट रहा है? तो वोट बट रहा है मुसलमानों का। जो बीजेपी का चंक है वो 36%, वो 36% तो उनके पास रहेगा ही। और अगर ये सारे वोटर्स आपस में वो अगर बदल जाते हैं तो इस इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, 15 से ज़्यादा सीटों पे जीत हासिल कर लेगी, और ये बीजेपी के लिए एडिशनल होगा। जी, और डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बंगाल में जिन भी जगहों पर जिन पर चुनाव हुए हैं और अब हो रहे हैं, ट्रायंगुलर फाइट होगी, वहां पर फायदा बीजेपी को ही होना है हर हाल में? देखिए, इसलिए होना है क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स ही ममता बनर्जी के सबसे चीफ वोटर हैं। मुस्लिम वोटर्स ही ये फुरफुरा शरीफ, कांग्रेस और वामपंथियों का जो अलायंस है उसके मेन चंक वोटर्स हैं। आपने सुना वो क्लब हाउस चैट, वो फर्जी पत्रकारों के साथ जो बातचीत हो रही थी, तो उसमें क्या कहा था उसने, प्रशांत किशोर ने, कि भाई हिंदू तो बीजेपी के साथ है, मतुआ बीजेपी के साथ है, दलित भी बीजेपी के साथ है, हिंदी भाषी लोग बीजेपी के साथ है। अरे भाई, तुम्हारे साथ है कौन? तो मुसलमान तुम्हारे साथ है। और यही मुस्लिम वोटर्स वो कांग्रेस और वामपंथियों के साथ भी है। तो जैसे ही उस वोट बैंक में बंटवारा हुआ, ट्रायंगुलर फाइट हुआ, तो इस 36% वोट्स के साथ भी भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को स्वीप कर सकती है। लेकिन स्वीप की स्थिति इसलिए नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे जो इन इलाकों में ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जिसमें 70% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, तो वहाँ पे बीजेपी का जीतना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी यकीन मानिए, जो बहुत सारे टेलीविज़न पे जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि इस 2 फेज में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है, वो गलत साबित होंगे। यू मार्क माई वर्ड, 2 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो 6th और 7th फेज में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ऐसा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट ही नहीं आएगी 2016 की तरह, तो वो भी आप याद रखिएगा। और इसीलिए ये जो ट्रायंगुलर फाइट हो रहा है इसमें ममता बनर्जी छटपटा रही है, इसलिए वो कह रही है कोरोना होता है, हो जाने दो, मर जाओ लेकिन वोट देने आना, है ना। तो ममता बनर्जी तो खेला करना चाह रही थी, खेला तो हुआ नहीं, खेल उल्टा हो गया। तो डॉक्टर साहब, क्या यही कारण है, जिस तरीके से आपने कहा कि ममता छटपटा रही है ट्रायंगुलर फाइट की वजह से, कि उनकी जो छटपटाहट है वो हिंसा के रूप में निकल रही है? अरे देखिए, वो जो खेला हो बे दिल्ली में लोग समझते नहीं है। इस खेला का मतलब ही, खेला जो है वो एक निगेटिव कोनोटेशन के साथ आता है। इस खेला का मतलब है कि डर्टी ट्रिक्स, ये जो है वो चुनाव के दिन वो डर्टी ट्रिक्स अपनाएंगी, यही खेला होबे का असली मतलब था। और अब तक ममता बनर्जी को समझ में आ गया किस तरह से। भाई, ममता बनर्जी तो नहीं ये सोच रखा था कि भाई कितना सीआरपीएफ लगाओगे, 2016 में भी आपने लगाया था, 2019 में भी आपने लगाया था, तो उस हिसाब से इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि लोगों को डरा देंगे, धमका देंगे, मुस्लिम हमारे साथ हैं ही, देखा जाएगा जो होगा, और अपने कार्यकर्ताओं के गुंडागर्दी के ऊपर वो चुनाव जीत जाएंगे। आपने हिंसा की बात की, किसके खिलाफ हिंसा हो रहा है अभी 7th फेज में? क्या खबर आई है आज? खबर आई है भाई सीआरपीएफ वाले से लड़ रहे हैं। ये तो भाई खखवाई बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। अब इन लोगों को लग रहा है कि भाई सीआरपीएफ की वजह से हमारा खेल हुआ नहीं, जो हम खेलना चाह रहे थे वो खेल हुआ नहीं। ये रेफरी जो है वो बड़ा बेकार निकला। पिछली बार जब
पश्चिम बंगाल की पुलिस रहा करती थी सफ़ेद ड्रेस में, तो उसके आँख के सामने हम लोगों को मार देते थे, बम चला देते थे, गोलियां चला देते थे, बूथ से लोगों को भगा देते थे, तो फिर भी नपुंसक की तरह ये पश्चिम बंगाल की पुलिस खड़ी रहती थी। लेकिन सीआरपीएफ वाले तो रहेंगे नहीं। और जब से वो घटना घटी कूच बिहार में, तब से वो गुंडागर्दी जो है वो थोड़ी कम भी हो गई, दहशत भी हो गया कि पता नहीं सेंट्रल वाले जो गोली चला दें कौन मर जाएगा। लेकिन फिर भी आज वो हमले की खबरें आई है और इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ममता बनर्जी उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं को, आपने देखा कि फरहाद हाकिम जो है वो घूम घूम करके वो कह रहा था कि सीआरपीएफ वालों को भगाओ, सीआरपीएफ वालों को चुनाव के बाद देख लेंगे। अरे भाई, सीआरपीएफ वाले तो चुनाव के बाद बंगाल छोड़कर अपनी ड्यूटी पे जाएंगे जहां उनको जाना होगा। क्या देख लोगे, किसको दिखा दोगे? ये कोई एनार्की चल रहा है देश के अंदर में। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, आज ये भी खबर आई कि टीएमसी वाले पश्चिम बंगाल के पुलिस से भी झगड़ रहे थे। तो क्या है पूरा मसला वो तो डिटेल नहीं है, लेकिन एक संकेत तो उससे जरूर मिल रहा है। ये खाकी वर्दी वाले, ये पुलिस वाले, ये अधिकारी, ये ब्यूरोक्रेसी, ये किसी के नहीं होते। ये सत्ता के साथ अपना रंग बदलते हैं, गिरगिट से भी ज़्यादा फास्ट। अब पुलिस वालों को भी वहाँ लग रहा है कि भाई ममता तो अब आने वाली है नहीं, और इसलिए टीएमसी वालों को भी पकड़ के थोड़ा सा एफआईआर ये कर लो, थोड़ा उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ाओ, उसके पिटाई उटाई करो, ताकि तुम बीजेपी लीडर्स के नज़रों में मत चढ़ जाओ कि चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी तो मालूम चला कि भाई काला पानी की सज़ा हो गई, ऐसे जगह पे बिठा दिया कि आपके जो है आपका करियर ही पूरा चौपट हो जाए। तो वो डर वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की पुलिस में साफ साफ नज़र आ रहा है। और इसलिए ये जो झड़प की खबर आई है कि बंगाल की पुलिस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है, तो मतलब साफ है जी। 2 मई दीदी गई जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो इस बात से हर कोई वाकिफ है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुख्य लड़ाई है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रशांत किशोर को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि ममता बनर्जी किसी की भी नहीं रही, ना ही हिंदू की, ना मुसलमानों की, ना ही मतुआओं की। और इसके साथ साथ ये भी पता चल गया है कि अब तो बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है, तो एक जो लड्डू है वो तो विरोधी के मुंह पर मारने में काम आएगा और दूसरा लड्डू खाने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।